चौधरी साहब बहुत शुक्रिया एंड सॉरी वी केप्ट यू वेटिंग फॉर योर टाइम। चौधरी साहब, ये कोई काम होती नज़र आती है ये तनाव जो एक हर जो है डटा हुआ है, हर धड़ा और ये पाबंदी लगाना आसान होगा? आर्टिकल 17 आपको रूबा अमल आती नजर आती है जनाब चौधरी एतजाज हसन साहब? आर्टिकल 17 बिलाखिर प्रिवेल करेगी। फौज और अदालत में ये मामलात हैं, ये हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये सिर्फ रवायती बात नहीं है कि बिलाखिर जो आखिरी हर्फ है इस दुनिया में वो अदलिया का है। और ठीक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है, बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसमें एक ये वाक़या भी है कि ये जो सुप्रीम लेजिस्लेचर जो है ये जो बनाता है कवानीन, वो उनको अगर कलअदम भी करा देती सुप्रीम कोर्ट तो ये कुछ ना कुछ कानून फिर भी उसी स्पेस में बनाने का मजाज होता है। तो ये जो कहना कि अदलिया सुप्रीम है, अदलिया भी सुप्रीम नहीं होती, क्योंकि 2/3 अक्सरियत से आप आईन को तब्दील कर सकते हैं। पर जब आइन को तब्दील कर देते हैं तो तब्दील शुदा आइन में फिर अदलिया को ये सबकत हो जाती है कि वो क्या कहना चाहता है, वो कानून जो नया बना है वो उस पर फिर उसकी दस्तरस है कि वो बताए। तो ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन है दुनिया में। क्या पहले आया, अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? पर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अक्सर जो हम जिनको ज़्यादा देखते हैं, अमेरिका का है, बरतानिया का है, इंडिया का है, और ये हमारे लिए ज़रा हमारे करीब तर कॉमन लॉ ट्रेडिशन के होते हैं। इन कोर्ट्स में जो मामला जाते हैं उनको उन्होंने एक एडवर्सेरियल प्रोसेस से देखना होता है, यानी एक तरफ प्रोसिक्यूशन है, एक तरफ डिफेंस है, और इनको देखना होता है उनको कि ये दो एडवर्सरीज का आपस में झगड़ा है। जज जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल है, जज को उससे कोई बातचीत नहीं, कोई इंगेज नहीं करना चाहिए। ये एडवर्सेरियल। बाकी यूरोप में इंटेरोगेटरी प्रोसीजर है कि वहाँ अदालत भी इस खोज में होती है कि वो भी जाके उसको भी कहीं सबूत मिले या सबूत आए अदालत में, और वो इंसान हो एक जिसने देखा हो वाक़या होते हैं, कत्ल है, कोई टेररिज्म है, कुछ है, लेकिन एक आदमी है जो उसने देखा है और वो अदालत में आ जाता है किसी और काम से, तो अदालत उसको बुला के कह सकती है कि आपने ये वाक़या देखा है, आप बताएं, सवाल दें उसको। ये एडवर्सेरियल प्रोसेस में नहीं होता कि दो आपस में एडवर्सरीज हैं, आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये अपना केस साबित करेगा, ये इसका काम है अपना केस साबित कर। अब फौजदारी मुकदमात में एक ज़रा अलहदा बात और ऐड हो जाती है कि हर मुल्ज़िम को आपने हर मुनासिब शक का, रीज़नेबल डाउट का फ़ायदा देना है। अब इसमें अब ये जो है केसेस बनाए जा रहे हैं, इनमें तो काजी साहब मुझे कुछ भी नज़र नहीं आता। और आप अगर सोचते हैं कि आप एक पार्टी को बैन कर लेंगे, तो बैन आपने नहीं करना, वो सुप्रीम कोर्ट ने करना। और आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वो सिर्फ आपका ही मौक़िफ़ देख के और आपकी ही शहादतों पे इन्हिसार करके वो सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला कर देगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को दूसरी फरीक को भी सुनना पड़ेगा, लाजिम है, सुनना पड़ेगा और बड़े सब्र से सुनना पड़ेगा। और दूसरा फरीक भी जो गवाही और शहादत लाना चाहता है वो भी आपको लेना पड़ेगी।
अब जब ये गवर्नमेंट तो सोच रही है कि अताउल्लाह तारड़ ने देख लिया केस और अताउल्लाह तारड़ ने फैसला कर लिया कि केस बनता है और हम ये केस ले जाएं सुप्रीम कोर्ट में, और हम ले गए और हमारे पास इतने शायद हैं इसमें हम जीतेंगे और वो बैन हो जाएगी पीटीआई, और उसका जो इमरान खान है वो चेयरमैन, बानी चेयरमैन पीटीआई, वो कैद हो जाएगा और हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम आज़ाद हो जाएंगे। अब ऐसे नहीं होता। ये जब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तो सुप्रीम कोर्ट एक तो मुखालिफ फरीक खड़ा जो होता है उसने आपकी घंटी काफ़ी बजानी होती है। एक सुप्रीम कोर्ट ने उस वो बजती हुई घंटी का आपसे जवाब लेना है कि ये क्यों बज रही है घंटी, क्यों इतना आपके ख़िलाफ़ शहादत और ये इनके पास ये जिस तरह आपको कहते हैं कि आपने ऑर्डर्स ही ऐसे किए हैं कि वो इनके साथ बदनीयती के साथ ट्रीट किया जाएगा। आपने हमारा भले का निशान ले लिया, क्यों ले लिया? आपने फॉर्म 45 नहीं निकलवाए, क्यों नहीं निकलवाए? अब ये चीज़ें जब जाएंगी सामने आएंगी और फॉर्म 45 एक निकल आया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ही, तो बेड़ा सारा गर्क हो जाएगा इस हुकूमती इनिशिएटिव का कि हम जाके और इस एक पार्टी को बैन करवा लें जो बड़ी पार्टी है। अच्छा, माफी चाहता हूँ चौधरी साहब, एक और बड़ा अहम इशू है, मैं चाहूंगा इस पे भी आपकी, ये नहीं कुछ करीबी कुछ साफी भाई हमारे बड़े नॉन माशाल्लाह वो आके कहते हैं जी कि फैसला हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ये जो सीटों का रिजर्व सीट्स का मामला है, ये क्या बातें लगता है आपको कि इस तरह भी हो सकती हैं और क्या रोका जा सकता है, और क्या किसी भी तरीके से ये सीटें अगर पीटीआई को नहीं भी मिलती तो दूसरों को कैसे मिलेंगी, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कमज़ोरी दिखाई थी और सुप्रीम कोर्ट को अपनी ताकत का ही नहीं इल्म, शेर को अपनी ताकत का इल्म नहीं होता, वो आराम से आपको प्यार से पंजा मारता है और जबड़ा सारा ले जाता है। ये इनको अपनी ताकत का नहीं इल्म। इनकी ताकत ये है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने हाल ही में जब फौजी अदालतों को इलीगल कह दिया तो फौजी अदालतें रुक गई उसी दिन, कोई मज़ीद कार्रवाई नहीं हुई। फिर गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट के पास और गवर्नमेंट ने कहा जी हाँ, ये आपने अदालतें रोक दी हैं और ये वो आप इनको हमें ये कर लेने कि हम इनकी कार्रवाई तो ख़त्म कर लें, जो शातें हैं वो तो रिकॉर्ड कर लें, फैसला हम नहीं सुनाएंगे जब तक आप इजाज़त नहीं देंगे, पर फैसला सुनाने के लिए हमें इसलिए आपसे इजाज़त चाहिए क्योंकि कोई 20 आदमी है 100 में से जिनको हम छोड़ना चाहते हैं और हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं ये बेगुनाह है और या इन्होंने सज़ा काट ली है 1 साल की, साल हो गया 9 मई को, तो हम इनको छोड़ना चाहते। तो जजेस ने मुझे पूछा कि इनको इजाज़त देते हैं आप छोड़ने की? मैंने कहा छोड़ने की तो मैं इजाज़त देता हूँ, मैं तो बड़ा खुश हूँ 20 आदमी छोड़े, कुछ फैमिलीज़ का देखें उन पर कुछ बोझ तो कम हो, तो वो छोड़े गए। अब ये सुप्रीम कोर्ट की रेड लाइन लगाए हुए में चल रहे थे, अब रेड लाइन बड़ी कभी हो गई है। रेड लाइन ये हो गई है कि 18वीं तरमीम के बाद अब सिर्फ वो फौजी जर्नैल ही नहीं सज़ा का मुस्तहिक होगा, बल्कि हर वो जज जो ऐसे फैसले की फ़ौज के फैसले की तौसीक करता है। मिसाल के तौर पे आपको मैं बताऊं, अयूब खान ने जब 1958 में मार्शल लॉ लगाया, अयूब खान बेबस था ता वक्त के 200 के केस में, उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स नहीं किया। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया, मार्शल लॉ लगा के वो उसने मिन्नत समाजतें की, अश्योरेंसेस दिए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंडोर्स किया तो उसको सहारा मिला, कोई बाहर का मुल्क भी बुलाने लगे।
परवेज़ मुशर्रफ ने फैसला किया, ये लगाया, मार्शल लॉ लगाया, इमरजेंसी, और उसके लिए उसको बेगम नुसरत भुट्टो इकरार साहब, हमारी गुफ्तगू जारी है।